आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है अबाउट राइबोसोम्स। सबसे पहले हम इसके अंदर कंटेंट्स को देख लेते हैं। फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 13, टॉपिक नेम इज राइबोसोम्स। इसके अंदर जो कंटेंट हमने डिस्कस कर लेना है, डिस्कवरी एंड साइज ऑफ राइबोसोम्स, कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स, और लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि राइबोसोम्स इतना बड़ा होता है जितना मैंने ये बोर्ड पे शो किया हुआ है कभी नहीं। अगर राइबोसोम्स के बारे में आप लोगों को बताता चलो, इतना स्मॉल होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के थ्रू ऑब्जर्व कर लेना है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है कि इनमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स तो मौजूद है, लेकिन वो भी नॉन फंक्शनल, जिस तरह ये राइबोसोम्स नॉन फंक्शनल पड़ा है राइबोसोम्स की तरफ। लेकिन राइबोसोम्स टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कौन से है? द फर्स्ट वन इज, क्या आप लोगों को पता है कि राइबोसोम्स कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? इसके अलावा क्या आप लोगों को ये भी पता है कि यूक्रियोट के अंदर 80 एस यानी स्वेटबर्ग यूनिट, इस तरह प्रोक्रियोट के अंदर 70 एस यानी स्वेटबर्ग यूनिट, यानी इसका जो एक्चुअल साइज होता है 80 और 70 होता है। लेकिन अगर इसका कैलकुलेट वैल्यू देख ले तो यूक्रियोट के अंदर 100 आता है और इस तरह प्रोक्रियोट के अंदर 80 आता है, यानी इसके अंदर कुछ मिसिंग आता है। इसके अलावा क्या आप लोगों को ये भी पता है कि हमारे पास प्रोक्रियोट जो होता है उसका जो स्वेटबर्ग यूनिट है वो कितना है? 70 है। लेकिन मेरा आंसर ये है कि ये यूक्रियोट के अंदर भी पॉसिबल। इन सारे क्वेश्चन के जवाबात को हम डिटेल से स्टडी कर लेंगे इसके स्ट्रक्चर में। तो आइए चलते हैं अपनी टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले राइबोसोम्स वर्ड्स का मतलब क्या है? द वर्ड राइबो मीन राइबोज, राइबोज, and soms mean body. The word ribo mean ribose and soms mean body. राइबोसोम्स फर्स्ट ऑर्गेनेलीज है जो बोथ प्रोक्रियोट और यूक्रियोट में पाया जाता है। बोथ प्रोक्रियोट एंड यूक्रियोट, बोथ प्रोक्रियोट एंड यूक्रियोट। और इसके अलावा राइबोसोम्स ऑर्गेनेली में सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है, यानी सबसे छोटा ऑर्गेनेली वो राइबोसोम्स है, स्मॉलेस्ट। तो ये तक कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट राइबोसोम्स। अब हम राइबोसोम्स की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। राइबोसोम्स is a teeny granular non-membranous organelle also found in prokaryote cell. राइबोसोम्स हमारे पास एक टीनी यानी स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है। ये ग्रेनुलर है, ग्रेनुलर का मतलब दानेदार शक्ल में, और इसके अलावा ये नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेले है जो कि प्रोक्रियोट में पाए जाते हैं। तो ये था सिंपल सा डिफिनेशन अबाउट राइबोसोम्स। अब हम आते हैं राइबोसोम्स की डिस्कवरी पे, साइज पे, कंपोजिशन पे, प्रोडक्शन में और इसके टाइप्स पे। अब इसका डिस्कवरी क्या है राइबोसोम्स की? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पेलेड, जिसने 1955 में राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था। अब इसका एक्चुअल साइज क्या है राइबोसोम्स का? 20 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम्स का साइज। अब अगर हम कंपोजिशन के लिहाज से राइबोसोम्स को देख लें, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ें डिस्कस किए थे कि आप लोगों ने एक कंपेरेटिव स्टडी कर लेना है, सेल वाल, इस तरह सेल मेम्ब्रेन। अब ये राइबोसोम्स आ गया। अब राइबोसोम का कंपोजिशन क्या है? यानी प्रोटीन और आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना है। प्रोटीन कितने परसेंट? 50%। और इस तरह आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए 50%, यानी इक्वल अमाउंट में है। और इस इक्वल अमाउंट को हम क्या कहेंगे? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, ठीक है, राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल। अब इसका प्रोडक्शन, राइबोसोम्स का प्रोडक्शन ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियोलस, ठीक है, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और इसके अंदर ये क्या होता है? प्रोड्यूस होता है राइबोसोम्स, लेकिन ये यूक्रियोट्स के अंदर। अब यहाँ पे भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, प्रोक्रियोट्स के अंदर कहाँ पे प्रोडक्शन इसका होगा? क्योंकि हमें पता है कि प्रोक्रियोट्स के अंदर न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस नहीं होता, तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म्स के अंदर इसका प्रोडक्शन होगा। टाइप्स पे आते हैं, टू टाइप्स है हमारे पास। एक है प्रोक्रियोट, another one is eukaryote.
अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को हम इधर डिटेल से स्टडी कर लेंगे स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर राइबोसोम्स को देख ले तो टू टाइप्स है, एक है यूकैरियोट्स और दूसरा है प्रोकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स के अंदर अगर इसके स्ट्रक्चर को देख ले तो वो ATS है, ATS यानी स्वेडबर्ग यूनिट, और इस तरह प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर देख ले तो वो है 70S। अब इसका क्या मतलब है? एस मीन स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, जो बाद में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, यूकैरियोट के अंदर जो ATS है यानी स्वेडबर्ग यूनिट, इसके अंदर दो है, लार्ज और स्मॉल साइज। अब लार्ज कितना होगा? लार्ज होगा 60 और स्मॉल 40। इस तरह अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर देख ले 70S को तो लार्ज होगा 50 और इस तरह स्मॉल होगा 30। लेकिन जिस तरह हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में ये डिस्कस किया था, क्या आप लोगों को पता है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का जो एक्चुअल साइज है वो 80 है और 70। लेकिन अगर इसका कैलकुलेट वैल्यू देखें, कैलकुलेट वैल्यू का मतलब क्या है? जिस तरह अगर इसको कैलकुलेट कर ले तो ये क्या आ जाएगा 100। इस तरह 50 और 30 को अगर कैलकुलेट कर ले तो ये क्या आ जाएगा 80। लेकिन अगर इसका एक्चुअल साइज देख ले तो ये क्या है 80 के बजाय 70 है और इस तरह 100 के बजाय 80 है। अब इसका रीज़न क्या है? अक्सर जो टीचर होते हैं इसका कंसेप्ट किस तरह देता है कि ये जो स्मॉल यूनिट होता है और लार्ज यूनिट राइबोसोम्स होता है, जब ये कंबाइन होता है तो कंबाइन होने की वजह से इसका जो यूनिट्स होता है वो क्या होता है? कम होता है। लेकिन ये रॉन्ग कंसेप्ट है। अब इसका जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो क्या है? एक साइंटिस्ट था, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, स्वेडबर्ग। ठीक है, एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, जो कि 1928 में इसने इस टर्म को यूज़ किया था, स्वेडबर्ग यूनिट। अब इसने कंसेप्ट किस तरह दिया था? जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रीफ्यूज के बारे में डिस्कस किया था। सेंट्रीफ्यूज एक टेक्निक है जिसके थ्रू हमने पार्टिकल को क्या कर लेना है? सेपरेट कर लेना है थ्रू डेंसिटी। अब उसने क्या, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एक ट्यूब है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है? एक ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है। अब मैंने सेंट्रीफ्यूज के अंदर इसको रख लिया। हम क्या होता है? स्पेन कर लेना। अब जब ये स्पेन कर लेता है तो इसके अंदर हमारे पास सेंट्रीफ्यूजल फोर्स प्रोड्यूस होता है, सेंट्रीफ्यूजल। अब सेंट्रीफ्यूजल फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच कंपेयर द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन। जब वो मूव कर लेता है सर्कुलर मोशन के अंदर तो इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर ग्रेविटी फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं यानी सेटल डाउन होता है और इस तरह जो स्मॉल होता है वो ऊपर चले जाते हैं। तो सेम लाइक हियर, यहाँ पे जब हमने पार्टिकल को अंदर लग दिया, ट्यूब्स को अंदर सेंट्रीफ्यूज के अंदर, जो लार्ज साइज वाले होते हैं यानी ये वाले 80 ये नीचे जाएगा और जो स्मॉल साइज यानी 40 ये ऊपर जाएगा। तो इस वजह से इसको स्वेडबर्ग ने जो कहा था उसने क्या कि ये हमारे पास क्या सेडिमेंटेशन रेट की बुनियाद पे है, ना कि मेस वैल्यू पे। ठीक है, मेस वैल्यू पे इसको नहीं कंपेयर किया। ठीक है, यानी सेडिमेंटेशन रेट, जो स्मॉल यूनिट होंगे वो टॉप पे आ जाएंगे और जो सबसे हेवी यानी डेंसिटी के लिहाज से वो नीचे यानी तह में आ जाएंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट था अबाउट इसके बारे में। तो ये था स्ट्रक्चर के लिहाज से यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब हम इसकी डिटेल से आते हैं यानी फंक्शन किस तरह है? जिस तरह आप लोगों को पता है कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इन शॉर्ट इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अब इसके लिए हमने जाना होगा स्ट्रक्चर पे। अब जिस तरह मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है, ये क्या है हमारे पास? लार्ज यूनिट और ये स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। जब ये सेपरेट फॉर्म में होता है तो ये नॉन फंक्शनल होता है यानी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता। लेकिन जब ये कंबाइन फॉर्म में आ जाता है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं थ्रू मैग्नीशियम आयन, तो ये फंक्शनल होते हैं यानी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है जब कंबाइन फॉर्म में आते हैं। और जब ये कंबाइन मैग्नीशियम आयन की थ्रू होते हैं तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? साल्ट बॉन्ड। जब ये फंक्शनल होते हैं तो फंक्शनल में हमारे पास 2 स्टेप्स आते हैं, एक है ट्रांसलेशन
अनदर वन इज़ ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज़ है और ट्रांसलेशन क्या चीज़ है, तो हमने स्टार्ट कर लेना है ट्रांसक्रिप्शन से। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक सेल को शो किया हुआ है, अब सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए में हमारे पास क्या स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन, यानी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन। अब वो कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, मैसेंजर आरएनए में। अब ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म्स के अंदर आता है, यानी साइटोप्लाज्म्स के अंदर आ जाता है। जब ये साइटोप्लाज्म्स के अंदर आ जाता है तो ये यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ के साथ अटैच होते हैं, राइबोसोम्स। और याद रखो कौन से राइबोसोम्स के साथ, जो स्मॉलर यूनिट होते हैं, या ठीक है, जो स्मॉलर यूनिट होते हैं उसके साथ अटैच होते हैं। जहाँ इधर जो मैंने शो किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल, और ये लार्ज, ठीक है। तो ये स्मॉलर यूनिट के साथ क्या होता है, अटैच होते हैं हमारे। अब ये था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन। जिस तरह मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ, ये क्या है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रोटीन इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और ये इंफॉर्मेशन कन्वर्ट कर लेता है प्रोटीन फॉर्मेशन में, और इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन को हम थोड़ा डिटेल से स्टडी कर लेंगे। जिस तरह आपको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर 3 टाइप ऑफ आरएनए होते हैं, टी आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या होता है, इसका काम होता है एमिनो एसिड को लेकर आना, अमाइनो एसिड को लेके आना, और लार्ज यूनिट यानी लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ अटैच कर लेना, यानी कंबाइन कर लेना। जब ये कंबाइन होता है तो कंबाइन करने के बाद ये क्या होता है, एक सीक्वेंस के फॉर्म में चले जाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन, और बाद में ये पॉलीपेप्टाइड चेन को हम प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे एमिनो एसिड अटैच होते हैं, ठीक है। ये एक हो गया, डिफरेंट कलर से मैं शो कर लेता हूँ, ये बी और इसी तरह ये सी। अब इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। अब ये आके जाके हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बना लेता है, ठीक है, इस तरह। ये क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड। अब ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए के ऊपर अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच है, और इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसोम्स। तो ये था जनरल कंसेप्ट अबाउट राइबोसोम्स के बारे में। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ, और एमसीक्यूज़ के साथ साथ हम अपने टॉपिक्स को भी रिवाइज कर लेंगे। ओके, फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ किस तरह पॉसिबल है, आप लोगों को डिफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो कंसेप्चुअल पॉइंट डिस्कस किए, इसके अंदर भी एमसीक्यूज़ पॉसिबल है, जो वहाँ पे हम स्ट्रक्चर में डिटेल से स्टडी कर लेंगे। फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि राइबोसोम्स बोथ में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर भी। और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है, ठीक है। अगर ऑर्गेनेली में पूछा है कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली कौन सा है, वो है राइबोसोम्स। डिस्कवरी भी आप लोगों से पूछ सकता है कि साइंटिस्ट का पीरियड नाम था जो 1955 में उसने डिस्कवर किया था। इसका साइज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 20 नैनोमीटर। इसके अलावा कंपोजिशन 50% प्रोटीन, और इस तरह राइबोसोम में 50% आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। प्रोडक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, यानी अगर पूछा जाए कि यूकैरियोट्स के अंदर इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो न्यूक्लियोलस के अंदर। लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर पूछा जाए तो साइटोप्लाज्म्स के अंदर। किस चीज़ के अंदर, साइटोप्लाज्म्स के अंदर। अब दो किस्म के टाइप्स है। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, यूकैरियोट्स, और इस तरह प्रोकैरियोट्स। इसका साइज़ आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है, यानी 8s और 7s। और इस तरह भी आप लोगों से पूछ सकता है कि 8s कौन सी यूनिट से बना हुआ है, लार्ज कितना है और स्मॉल कितना है। 60 और 40 आप लोगों को ये भी आनी चाहिए, इस तरह 50 और 30। तो ये था जनरल एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों से पूछ सकता है। फिर इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा कंसेप्ट को डिस्कस किया कि किस तरह मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो वो स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि हमारे पास 2 स्टेप होते हैं, एक ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। तो इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट होने चाहिए। अच्छा, मैंने एक एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था कि हमारे पास, क्या आपको पता है कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर 70s होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, इसका सिंपल रीज़न ये है कि हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर
तो जनरल 70s होते हैं। अब यूक्रियोट्स के अंदर 70s किस तरह इंस्टेड वर्क यूनिट पॉसिबल है। अब हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया और इस तरह क्लोरोप्लास्ट, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये हमारे पास क्या सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, यानी इसके अंदर खुद डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो यूनिट है वो कितना है 70s, और इस तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो यूनिट है वो भी 70s, यानी ये कंसीडर होता है एज अ बैक्टीरिया। इसका कंसेप्ट हम एवोल्यूशन चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे ये किस तरह है। लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस तरह एमसीक्यूज आ गया कि हमारे पास जो प्रोक्रियोट्स होता है और यूक्रियोट्स, इसके अंदर 70 पॉसिबल है या नहीं, तो आप लोगों का आंसर आनी चाहिए यस पॉसिबल है। ठीक है, अगर एमसीक्यूज में स्पेसिफिक इस तरह पूछा जाए। अगर स्पेसिफिकली अगर प्रोक्रियोट्स के अंदर पूछा जाए और कोई और ऑप्शन दे दे तो फिर आप लोगों ने प्रोक्रियोट्स को मार्क कर लेना है। तो ये था जनरल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से कोई और